Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. Babar, 4th year MBBS student. So in this video we are going to talk about MDGAT 2025. MDGAT 2025 का सिलेबस कौन सा है, प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हैं, MDGAT नेशनल होगा या प्रोविंशियल होगा, और बुक्स आपने कौन सी फॉलो करनी है, इम्प्रूवर्स के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए MDGAT 2025 की, और फ्रेशर्स के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात की जाए MDGAT 2025 के सिलेबस की, तो PMDC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ड्राफ्ट अपलोड किया है जिसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस किए हैं, यानी कि कुछ चैप्टर्स उन्होंने ऐड किए हैं और कुछ चैप्टर्स जो पिछले सिलेबस के अंदर मौजूद थे वो उन्होंने डिलीट किए हैं। तो आपने उस सिलेबस को कंपेयर करना है और अच्छे से उसको जो है वो प्रिपेयर करना है फॉर MDGAT 2025। तो ये फाइनल सिलेबस नहीं है, PMDC ने जस्ट अपनी रिकमेंडेशन वगैरह दी है। इसमें मज़ीद चेंजेस होंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो, और ये थोड़ी बहुत चेंजेस करके इसमें कुछ चैप्टर्स ऐड या सब्सट्रैक्ट होकर फाइनल सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो PMDC के कुछ मीटिंग्स वगैरह हुए हैं, जो रिसेंट ई-कचहरी के नाम से उनका जो कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें इस बात की तरफ जो है वो इम्प्रोवाइज़ किया गया कि MDGAT का जो एग्ज़ाम है वो नेशनल होना चाहिए। बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के अपने मसाइल थे, UHS के स्टूडेंट्स के अपने मसाइल थे, तो उन सारी चीज़ों को जो है अवॉइड करने के लिए उन्होंने जस्ट ये बात मतलब ज़ाहिर की कि MDGAT को जो है वो नेशनल होना चाहिए। अब MDGAT नेशनल होगा या नहीं, ये PMDC ने अभी तक क्लेरिफाई 100% नहीं किया। तो फ़िलहाल तक आपने MDGAT को प्रिपेयर करना है अच्छे से, लेकिन अपने माइंड में ये बात बिठा लेनी है कि MDGAT पॉसिबली नेशनल हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, आपने बुक्स कौन सी फॉलो करनी है अगर MDGAT नेशनल हो रहा है या प्रोविंशियल हो रहा है। तो प्रोविंशियल के लिए आपको पता है कि प्रोविंशियल के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स ही फॉलो करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर नेशनल की बात की जाए तो नेशनल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि प्रोविंशियल की बुक्स, जैसे कि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक की जो बुक्स हैं वो आपने लाजमी पढ़नी है, वो आपका नेशनल MDGAT हो रहा हो या जो है अपना प्रोविंशियल MDGAT हो रहा हो आपका, तो दोनों के लिए वो आपने लाजमी पढ़नी है। लेकिन नेशनल के लिए फ़र्क क्या है, नेशनल में आपने कुछ बुक्स ऐड कर लेनी है, जैसे कि केमिस्ट्री के लिए आपने PTB यूज़ करना है, और बायो के लिए आपने अपने टेक्स्ट बुक के साथ साथ जो आप बायो के लिए पढ़ रहे हो उसके साथ साथ अपना फेडरल को भी इंक्लूड कर लेना है। अच्छा, फिज़िक्स वैसे भी मैं आपको बोलता हूँ कि जनरली पढ़ो फिज़िक्स, यानी कि ओवरऑल पढ़ो फिज़िक्स में। सच कोई किसी बुक को फॉलो मत करो, ठीक है। टॉपिक्स को जनरली पढ़ो, जो भी टॉपिक आप स्टडी करो उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। बाकी बुक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपके प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक के अंदर जो वैल्यूज़ वगैरह लिखे हुए हैं, तो वो आप जो है वहाँ से याद कर सकते हो। अच्छा, MDGAT 2025 होगा कब, तो कुछ जो र्यूमर्स वगैरह आई थी, या एक जो PMDC का पोस्ट भी सर्कुलेट हुआ था जो कि हालांकि फेक था, उसमें ये लिखा हुआ था कि MDGAT जो है वो जुलाई के एंड तक होगा। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि MDGAT जो है 2025 जुलाई के एंड तक होगा। ऐसा वैसे हुआ नहीं है कि इतना जल्दी MDGAT हो, लेकिन जो र्यूमर्स आ रहे हैं या जिस तरह की बातें आ रही हैं, तो अगर ये लास्ट वीक ऑफ जुलाई में नहीं होता तो ये अगस्त के मंथ में ये लाजमी होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस हैं कि ये अगस्त 2025 में ही कंडक्ट किया जाए। अच्छा, फ्रेशर्स के लिए और इम्प्रूवर्स के लिए मैंने आपको बताया कि उनके लिए स्ट्रेटजी क्या है, फ्रेशर्स किस तरह से MDGAT की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इम्प्रूवर्स को क्या करना चाहिए। अब जैसे कि इम्प्रूवर्स जो है वो ऑलरेडी एक दफ़ा टेस्ट दे चुके हैं, तो उन्होंने क्या करना है, जो चीज़ें उनकी अच्छे से पढ़ी हुई हैं उन्होंने को रिवाइज़ करना है, और अपने जो वीक कॉन्सेप्ट्स हैं जो उन्होंने मतलब पिछली टेस्ट में जो उन्होंने मिस कर दिए, वो उनको टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रेशर्स ने क्या करना है, फ्रेशर्स ने जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उन्होंने अपने नोट्स बनाने हैं अच्छे से, और अगर एंट्रेंस प्रेप कर रहे हैं तो वो उन्हीं नोट्स से जो है अच्छे से प्रिपेयर करें। अच्छा, एक सवाल, अगर किसी बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए तो वो अब क्या नोट्स बनाए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है। तो जो आपके बुक्स हैं आप उनको ही जो है फॉलो करें, और अच्छी एकेडमी के जो नोट्स वगैरह हैं उनसे आप जो है स्टडी करें। अच्छा, दूसरी बात, फ्रेशर्स जो है वो बुक के लास्ट में जो गिवन MCQs वगैरह हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। इम्प्रूवर्स ने अगर वो किए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए तो वो भी जो है उसको इंक्लूड कर दें अपनी प्रैक्टिस में। ये फ्रेशर्स और इम्प्रूवर्स दोनों के लिए मैं बातें बता रहा हूँ कि सिलेबस जो फ्रेशर्स हैं वो आप 100% सिलेबस को ही फॉलो करो, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं आपने वो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं रिसेंटली, मतलब जो टॉपिक सिलेबस से हटके हैं वो रिसेंटली आपने पढ़े हुए हैं। इम्प्रूवर्स के लिए क्या है, इम्प्रूवर्स ने पिछले साल जो है वो टेस्ट दिया है, सिर्फ सिलेबस को फॉलो किया है, तो अभी सिलेबस में चेंजेस होने के जो है ना वो चांसेस हैं।
तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर से हल्की फुल्की चीज़ें देख लें, उससे टॉपिक से रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो भी जो है वो थोड़ा बहुत उनको देख लें ताकि उनको फ़ायदा हो, क्योंकि उनके लिए जो है वो प्रिपरेशन में गैप आ गया है। अच्छा, फ्रेशर्स को एक और मसला होता है कि एकेडमी का या उनके जो है कॉलेज वगैरह होते हैं। तो देखें, अगर आपके पास देखें हर किसी के पास टाइम जो है वो 24 आवर्स का होता है, ठीक है। अगर आप 8 घंटे भी एकेडमी या कॉलेज जाते हो, फॉर सपोज 8 घंटे आप अपनी नींद पूरी लेते हो, ठीक है, तो बाकी आपके पास स्टिल अगर 24 आवर्स में से देखा जाए तो आपके पास स्टिल यू हैव 8 आवर्स। तो 8 आवर्स को अगर आप अच्छे से मैनेज करो, 4 घंटे उसमें से आप मज़ीद स्टडी के लिए निकालो और बाकी 4 घंटे आप बाकी एक्टिविटीज़ में निकालो, तो यू कैन मैनेज इट वेल। क्योंकि कॉलेज के टाइम भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो, तो बेसिकली 8 आवर्स प्लस 4 आवर्स इज इक्वल्स टू 12 आवर्स स्टडी, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ टू क्रैक एमडी गेट। अच्छा, टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करें? अगर आपने सिलेबस अपना कर लिया है तो टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करें? तो मैंने आपको बताया कि बुक के लास्ट में जो एमसीक्यूज़ हैं सबसे पहले आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ साथ जो अच्छी अकेडमीज़ हैं जैसे कि किप्स हो गया, और जैसे कि सिंध के अंदर एसपीएससी अकेडमी उमरकोट है, उनके एमसीक्यूज़ हो गए, तो वो अच्छे से आपने प्रैक्टिस करने हैं। जो क्रैमिंग वाली पॉइंट्स हैं वो आपने याद कर लेनी है, और उसके साथ साथ आपने बिल्कुल जब टेस्ट देना है तो एक एग्ज़ाम एनवायरनमेंट बनाना है, आपने टाइम सेट करना है, और उसके साथ साथ आपने जो है एमसीक्यूज़ स्टार्ट करने हैं, प्रैक्टिस अपनी टाइम के हिसाब से स्टार्ट करनी है, और देखना है आपने कि आप कितने टाइम के अंदर कितने एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर पाते हो एक्यूरेटली। एमसीक्यूज़ करेक्ट अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, ना कि एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करना। अच्छा, एक चैप्टर के आपके मिनिमम 300 एमसीक्यूज़ आपके होने चाहिए प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। यानी कि एक चैप्टर के आप 300 एमसीक्यूज़ लाजमी करो, और कम से कम जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो तो एक फर्स्ट ईयर की पूरे सिलेबस की टेस्ट, और एक पूरे इंटर की टेस्ट, और एक जो है वो पूरे आपका जो कंबाइंड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसमें से आपको एक मॉक टेस्ट जो है वो लाजमी देनी चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि मेरा एक सेशन स्टार्ट होने वाला है 21 अप्रैल से, जिसकी डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे दी हैं, जिसमें आपको 2000 एमसीक्यूज़ के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसमें लाइव डिस्कशंस होंगी, ग्रुप डिस्कशन होगी, 24/7 आप किसी भी टाइम मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक। अच्छा, बायो की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है? बायो में मोस्टली आपको पता है कि बायो में डायग्राम्स वगैरह होते हैं, पिक्चर्स आपने अच्छे से देखनी है, थ्योरी आपने अच्छे से पढ़नी है, और उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी आपने प्रैक्टिस करनी है। याद रख लें मेरी एक बात, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने जो भी स्टूडेंट्स हों या फ्रेंड्स हों, तो मतलब एक चीज़, बुक्स जो है ना वो सबने सेम पढ़ी हुई होती है। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस एंड योर कॉन्सेप्ट्स। आपने कितने बुक्स कितनी दफ़ा रिपीट की हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिज़िक्स के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फार्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए, क्रैमिंग पॉइंट्स आपको वैल्यूज़ वगैरह पता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ फार्मूला में से दूसरे फार्मूलाज किस तरह से ड्राइव होते हैं तो उनकी आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक अगर देखी जाए तो रिएक्शंस और उनका मैकेनिज़्म, नोमेनक्लेचर, ये आपको आना चाहिए। इनऑर्गेनिक के अंदर अभी इन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं तो वो मुझे श्योर नहीं है, लेकिन वैसे इनऑर्गेनिक काफ़ी जो है वो सिंपल है। बेसिकली यू हैव टू फॉलो ट्रेंड्स, और आपने वो एलिमेंट्स देखने हैं जो कि ट्रेंड के जो है वो अपोजिट हों, यानी कि बेसिकली जो ट्रेंड को फॉलो ना करें, एक्सेप्शनल केसेस जिसको आप बोलते हैं। दो आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि गेम चेंजर साबित होते हैं, क्योंकि बच्चे केमिस्ट्री को भी टाइम दे रहे होते हैं, बायोलॉजी को भी टाइम दे रहे होते हैं, फिज़िक्स को भी, लेकिन इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए पजल्स वगैरह और बाकी काफ़ी वेबसाइट्स वगैरह हैं जो कि गूगल पे आपको मिल जाएंगी, आप उनसे प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। और काफ़ी बुक्स भी मिलती हैं जिसमें जो है आपको काफ़ी रिडल्स सॉल्व करनी होती हैं, और उसके बाद जो है आपका जो है आईक्यू क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव करता है। इंग्लिश पर भी आपको जो है प्रॉपर ध्यान देना है, और उसके साथ साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ग्रामेटिकल एरर्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, ताकि जो है वो एरर डिटेक्शन वाले जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप बआसानी कर सकते। अदर देन स्टडी बाकी चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो दो चीज़ें हैं, एक तो स्लीप वेल और दूसरा ईट वेल। नींद आपको सफिशेंट लेनी है, जैसे कि मिनिमम 5 आवर्स लेकर 10 आवर्स के दरमियान जो भी आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है। अब मैं 5 बोल रहा हूँ, वैसे आपको 8 आवर्स बताया जाता है, तो ये हर किसी के लिए नहीं है। कुछ बंदे होते हैं जो कि 5 घंटे की नींद पर भी नॉर्मली चल रहे होते हैं, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक, ही स्लीप्स 3 to 3.5 आवर्स पर नाइट। और उसके साथ साथ कुछ होते हैं जो कि 10-11 घंटे जो है वो
सोते हैं, तो हर किसी का अपना बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट होता है नींद का। तो आपका जितना भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप रेस्ट करो और बाकी अपना टाइम जो है वो स्टडी को दो। अच्छा, स्टूडेंट्स को ईट वेल का मतलब क्या है कि आप लीफी वेजिटेबल्स खाएं, नट्स खाएं, सीड्स वगैरह खाएं, और उसके साथ साथ जो आपका ओवर प्रोसेस्ड फूड है या रिफाइंड फूड है जिसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा है या फ्राइड फूड है वो आप अवॉइड करें। कोशिश करें कैफ़ीन कम लें, वैसे कैफ़ीन हेल्पफुल भी होता है, मैं भी एमडीकेट के टाइम ज़्यादा यूज़ करता था, लेकिन इट पम्प्स यू अप फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो आपको जो है ना मज़ीद धकेल देता है, फिर आपका जो एनर्जी का ग्राफ है वो डाउन हो जाता है। अच्छा, और उसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्टे यूर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी की बोतल अपने पास रखें और थोड़े थोड़े टाइम के बाद पानी पीते रहें। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि एक्सरसाइज लाजमी करें। अब आप बोलोगे कि दिन में इतने आवर्स स्टडी और बाकी सारी चीज़ें, उसके साथ एक्सरसाइज का टाइम कैसे मैनेज होगा? तो एक्सरसाइज के लिए आपने जस्ट करनी है ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक मतलब कि आपने नॉर्मल पेस से अपना थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर वॉक करनी है नॉर्मली। फिर आप घर में ही कर सकते हो या किसी ऐसी जगह पे बाहर, अगर पास में कोई पार्क वगैरह है तो वो आप कर सकते हो और अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हो। जितना आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, फटीग ज़्यादा होगी, स्लीप अच्छी आएगी, तो अगले दिन कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव्ड होगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। किसी को और कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।